अपने मन में लिए पूरे देश में पैदल चलता है, आदरणीय राहुल गांधी जी। जगह बनाइए। नमस्कार। रणदीप सुरजेवाला जी, बैठ जाइए, हो जाएगा, सब बढ़िया होगा। रावत जी, बाला बच्चन जी, किराडे जी, राजन मंडलोई जी, मोन्यू सोलंकी जी, मक्खन सिंह सोलंकी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जोश तो बहुत है भैया आप लोगों में। अच्छा, मैं एक बात समझना चाहता हूं। कन्याकुमारी से मैं कश्मीर चला और रास्ते पे हजारों लाखों युवाओं से मैंने बात की। रास्ते में मुझे जब भी मैं किसी से पूछता था क्या कर रहे हो, मुझे जवाब मिलता था हम बेरोजगार हैं। तो मैं शुरुआत में ये समझना चाहता हूं, यहां पे जो युवा आए हैं, आप में से बेरोजगार कितने लोग हो? हाथ उठा के दिखाओ। तो ये आपने जो हाथ देखे, ये बेरोजगारी के हाथ हैं। शिवराज चौहान, नरेंद्र मोदी जी वाली सरकार जो युवाओं के लिए करती है, उसका सबूत है। मध्य प्रदेश के किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, जवाब मिलेगा बेरोजगार है, कुछ नहीं करते। सही है, गलत है? भाइयों और बहनों, बेरोजगारी मध्य प्रदेश में क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को मदद करती है। रोजगार कहां से आता है? छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, छोटे उद्योग, छोटे दुकानदार, ये लोग प्रदेश को और देश को रोजगार देते हैं। और जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्योग हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं, वो सारे के सारे बीजेपी की सरकारों ने बंद कर दिए। तो सच्चाई आज ये है कि मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। यहां पे आपको गैस सिलेंडर कितने का मिलता है? कितने का? 1200। भैया सवाल पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में 500 का क्यों मिल रहा है? अगर यहां पे 1200 का मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में 500 का क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, यहां बीजेपी की सरकार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें होती हैं वो गरीबों के लिए काम करती हैं। अब देखिए, हमने यहां वायदा किया था, कि किसानों का कर्जा माफ होगा। जब हमारी सरकार आई थी
25 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया और बीजेपी के लोग इसको सह नहीं पाए। बीजेपी के लोग और उनके बड़े जो उद्योगपति मित्र थे, उन्होंने आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार आपसे चोरी करके छीन ली। सही ना? आपकी सरकार नहीं चलने दी। आपने जो कांग्रेस पार्टी के विधायक जो चुने थे, उनको चोरी करके बीजेपी की सरकार उठा के ले गई और उन्हें यहां बीजेपी की सरकार बनाई। ये चोरी की सरकार है ना? ये आपने जो कहा था, आपने कहा था कांग्रेस पार्टी की सरकार होनी चाहिए और आपने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया और बीजेपी और उनके जो उद्योगपति बड़े बड़े दोस्त हैं, उन्होंने आपकी सरकार आपसे चोरी की, विधायकों को पैसा देकर उन्होंने सरकार तोड़ी। बस अब देखिए एक और, मैं थोड़ा पानी देना। एक और बात, आदिवासियों को, यहां आदिवासी भाई बहन हैं? देखो कितने हैं। अब आदिवासी को हम आदिवासी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हम आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग वनवासी कहते हैं। सुना आपने? या मुझे बताओ, ये वनवासी और आदिवासी के बीच में फर्क क्या है? आप आदिवासी हो, आप कहते हो हम आदिवासी हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी क्यों कहते हैं? ये भाइयों और बहनों, इन शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान की जमीन के पहले और असली मालिक हैं। हम आपको आदिवासी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले आप इस जमीन के मालिक थे और इस जमीन का हक, इस जमीन का अधिकार आपका है, आपका बनता है। और इसलिए हम पैसा कानून लाए, अधिकारी बिल लाए, आदिवासी बिल लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए और आपके जो ग्राम सभाएं हैं उनको हमने शक्ति दी, पावर दी। बीजेपी आपको वनवासी कहती है, इसके पीछे उनकी सोच है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। पता नहीं आपने देखा या नहीं, बीजेपी का एक नेता एक आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा था, वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा? आपने बीजेपी के किसी नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा। जानवर पर पेशाब करते हुए नहीं देखा, मगर आदिवासी युवा पर पेशाब करते हुए देखा और वीडियो वायरल करता है। वो इतने बेशर्म है, इनकी सोच उस वीडियो में है। वो आपको वनवासी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो, जानवर जैसे जंगल में रहो। आप देख रहे हो आस्ते आस्ते जंगल कम होता जा रहा है। जंगल कम हो रहा है या ज्यादा? कम हो रहा है। जहां भी देखो जंगल कम होता जा रहा है। 15 साल में आपसे कहेंगे देखिए जंगल तो खत्म हो गया, आप वनवासी हो, जंगल खत्म हो गया, आपकी तो जगह ही नहीं रही, अब आप जाओ शहरों में भीख मांगो। ये उनकी सोच है। और हम कहते हैं कि आदिवासियों का कोई भी बेटा हो, बेटी हो, बड़ा सा बड़ा सपना हो उसका, इंजीनियर बनना चाहे, पायलट बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, लॉयर बनना चाहे, कुछ भी, उद्योगपति बनना चाहिए,
उसकी पूरी मदद होनी चाहिए और उसका सपना पूरा होना चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी कहती है। आपने सुना होगा, खासतौर से आदिवासियों से बीजेपी के नेता कहते हैं, देखो हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ना। अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, हिंदुस्तान में अंग्रेजी नहीं फैलनी चाहिए। इसके पीछे इनकी सोच है। ये चाहते हैं कि इनके बेटे, इनकी बेटियां अंग्रेजी पढ़ें और आदिवासी जो हैं उनके बच्चे अंग्रेजी ना पढ़ें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी मत पढ़ो, हिंदी पढ़नी है, मगर हिंदी के साथ अंग्रेजी भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मध्य प्रदेश में काम करना है, मध्य प्रदेश में बात करनी है किसी से, उत्तर प्रदेश में आप जाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश में बात करनी है किसी से, तो हिंदी चलेगी। मगर अगर आप देश के बाहर जाना चाहते हो, अगर आप कॉल सेंटर में काम करना चाहते हो, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप विदेश जाना चाहते हो, अंग्रेजी चलेगी। तो हम चाहते हैं आदिवासी बच्चे हिंदी पढ़े मगर अंग्रेजी भी पढ़े, कि जो सपना दूसरे लोग देखते हैं वो सपना आदिवासी भी देख पाए। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है। यहां पे भैया आपको कपास के लिए क्या रेट मिलता है? 5,000 काफी है? ये अब देखिए, उदाहरण देता हूं आपको। छत्तीसगढ़ में हमने जाके वायदा किया कि कर्जा माफ होगा और धान के लिए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। छत्तीसगढ़ में हमने किया और हमने ये वायदा किया और पूरा कर दिया उसको जाके। 10 दिन पहले, मैं आपको बहुत अच्छी कहानी बताता हूं। 10 दिन पहले छत्तीसगढ़ में मेरा दौरा था। 15 दिन पहले किसानों से बातचीत हुई। मैंने किसान से पूछा, भैया बताओ आपके खेत का दाम क्या है, मतलब खेत कितने का है? मुझे कहता है, राहुल जी मुझे दाम नहीं मालूम। मैंने कहा, भाई तुम्हें दाम कैसे नहीं मालूम, तुम्हारा खेत है? मुझे जवाब देता है, राहुल जी जब से छत्तीसगढ़ की सरकार ने हमें 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए दिया है, तब से यहां पे कोई किसान अपना खेत नहीं बेचना चाहता। मैं नहीं जानना चाहता कितने का है, क्योंकि मैं इसको कभी बेचूंगा ही नहीं। मेरा तो पैसा बन रहा है। पहले बीजेपी की सरकार थी, मैं कर्जे में था, सही रेट नहीं मिलता था, आत्महत्या की सोचता था। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मैं इस खेत को कभी नहीं बेचूंगा। मुझे आप सही दाम दे रहे हो छत्तीसगढ़ में धान के लिए आज 3,200 रुपए मिलता है, गारंटी कम से कम 3,200 रुपए धान के लिए छत्तीसगढ़ में मिलता है। हुआ क्या? किसान के जेब में हमने पैसा डाला। अच्छा, वहां पे जो मजदूर हैं उनको 10,000 रुपए मिलता है। वहां पे जो आदिवासी है, तेंदू पत्ता के लिए उनको 6,000 रुपए मिलता है एक बोरी के लिए, और 4,000 रुपए बोनस मिलता है हर साल। तो जो हमने किसानों के लिए छत्तीसगढ़ में किया, वो ही हम मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। क्यों? अगर किसान और मजदूर के जेब में पैसा है तो वो गांव में, कस्बों में उस पैसे को खर्च करेगा और छोटे दुकानदारों के पास जाकर छोटे दुकानदारों से चीज खरीदेगा। तो क्या होगा?
अगर किसान के जेब में पैसा जाएगा, मजदूर के जेब में पैसा जाएगा, तो छोटे दुकानदार के पास भी पैसा जाएगा और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी। यह छत्तीसगढ़ में हुआ और प्रदेश बदल गया। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ में जो किसान हैं आत्महत्या नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। 18,000। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। यह जरूर है कि बड़े बड़े उद्योगपति इतने खुश नहीं है, वो थोड़े टेंशन लिए हैं, मगर किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा, वो सब खुश हैं। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जैसे अभी मैंने हाथ उठवाया, आधी भीड़ ने हाथ उठा दिया, कह दिया हम बेरोजगार हैं। छत्तीसगढ़ में हम ऐसा सवाल पूछते हैं, बहुत कम हाथ उठते हैं। तो ये हम मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए करना चाहते हैं। अच्छा भैया, एक बात बताइए, ये मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ा बताइए मुझे। ये शिवराज सरकार कितना कमीशन लेती है? 50% कमीशन लेते हैं। अच्छा, ये आपने देवेंद्र तोमर लड़का है, इसका वीडियो देखा आपने? देखा? मोदी जी ने इस पर कोई कार्रवाई की? कोई सीबीआई लगी, ईडी लगी, इनकम टैक्स लगा उस पे? यहां पे जो बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है, उसका पैसा इन्होंने लूटा? मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जहां पे मरे हुए लोगों का इलाज होता है अस्पताल में। और सबसे बड़ा स्कैम, व्यापम स्कैम, जिसमें इन्होंने आपसे 1 करोड़ युवाओं को नुकसान पहुंचाया और 40 लोगों की मृत्यु हुई। पूरा शिक्षा का सिस्टम था, उसको रद्द कर दिया, उड़ा दिया इन लोगों ने। पटवारी एग्जाम स्कैंडल और एमबीबीएस सीट को बेचा इन लोगों ने। बेचा नहीं बेचा? तो सबसे भ्रष्ट सरकार मध्य प्रदेश की सरकार है। भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार नंबर 1 भ्रष्टाचार में, सबसे आगे, बेरोजगारी में सबसे आगे, महंगाई में सबसे आगे, भ्रष्टाचार में सबसे आगे। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि पिछड़ों की सरकार है। पिछड़ों की सरकार है। भाइयों और बहनों, अगर पिछड़ों की सरकार है तो नरेंद्र मोदी और शिवराज चौहान जाति जनगणना से इतना क्यों डरते हैं? जैसे ही मैं स्टेज से शब्द कहता हूं जाति जनगणना, ये कांपने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को अपनी सच्ची आबादी नहीं बताना चाहते। भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश को 53 अफसर चलाते हैं। मेरे पास यहां पे आंकड़ा पड़ा हुआ है मेरे सामने, मैं बताता हूं आपको। 53 अफसर मध्य प्रदेश की सरकार को चलाते हैं। ठीक है, सरकार को एमएलए नहीं चलाते। हर बच्चा आईएएस की पढ़ाई क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है सरकार को आईएएस के लोग चलाते हैं, आईपीएस के लोग चलाते हैं। तो 53 लोग मध्य प्रदेश की सरकार को चलाते हैं। ये जो अफसर हैं, मध्य प्रदेश का पूरा पैसा है, जो बजट का पैसा है, इसको बांटते हैं। शिक्षा में कितना पैसा जाता है, आदिवासियों को कितना पैसा मिलता है, स्वास्थ्य में कितना पैसा जाता है, ये सारे के सारे निर्णय ये 53 अफसर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 53 अफसर में से ओबीसी अफसर कितने? 53 में से भाइयों और बहनों एक ओबीसी अफसर है।
एक अच्छा, अगर मध्य प्रदेश की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर कितने पैसे का निर्णय लेते हैं? 33 पैसे। मतलब अगर मध्य प्रदेश की सरकार का बजट 100 रुपए होता तो ओबीसी अफसर तो ओबीसी के अफसर सिर्फ 33 पैसे का निर्णय लेते हैं। मतलब ओबीसी की मध्य प्रदेश की सरकार में कोई भागीदारी नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है। चलिए आदिवासियों की बात करते हैं। 53 अफसर में से आदिवासी अफसर कितने? शाबाश, 2 अफसर आदिवासी हैं। अच्छा, आदिवासी अफसर जो हैं वो बजट का कितना निर्णय लेते हैं? कितना? उससे भी कम। ये 70 पैसे कह रहे हैं, 70 पैसे भी नहीं। तो सच्चाई है भाई और बहनों कि मध्य प्रदेश की सरकार को ना ओबीसी चलाता है, ना दलित चलाता है, ना आदिवासी चलाता है। और यह सवाल मैंने उठाया है। मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना हो जाए और पूरे देश को पता लग जाए इस देश में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ओबीसी हैं। उसके बाद दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को सही भागीदारी मिलनी चाहिए। जितनी आबादी उतनी भागीदारी। आज मानना चाहते और आप नहीं। और ये जिस दिन जाति जनगणना हो गया और आंकड़े आ गए, उस दिन पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की नई तरीके से कहानी लिखी जाएगी हिंदुस्तान में। और जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। बीजेपी में और मुझ में एक फर्क है, सबसे बड़ा इस चुनाव में सबसे बड़ा फर्क, वो नफरत फैलाते हैं। जहां भी जाते हैं एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देते हैं। मैं कहता हूं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब भैया, अगर आदिवासियों को की भागीदारी नहीं होगी, अगर सरकार चलाने में पिछड़ों की आवाज नहीं होगी, दलितों की आवाज नहीं होगी, तो मोहब्बत की दुकान कैसे खुलेगी? कैसे खुलेगी? अगर आप लोग सरकार में शामिल ही नहीं हो, आपकी 50% आबादी आप शामिल ही नहीं हो, तो मोहब्बत की दुकान कहां से खुलेगी? खुल ही नहीं सकती। क्योंकि मोहब्बत की दुकान की नींव न्याय है। न्याय होना चाहिए, पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल को, सबको न्याय मिलना चाहिए। और आज अन्याय का हिंदुस्तान है। यहां पे 53 अफसर हैं, एक ओबीसी का है। 100 रुपए खर्च होते हैं, 33 पैसे ओबीसी अफसर खर्च करता है। इसीलिए मैं कहता हूं मोहब्बत की दुकान खोलनी है और सब वर्ग को न्याय मिलना चाहिए। हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, कोई पीछे ना रहे। सारे किसानों को एक साथ मिलकर हिंदुस्तान को चलाना चाहिए। फायदा सबको होना चाहिए, 2-3 चुने हुए लोगों को नहीं। अदानी जी हिंदुस्तान के एयरपोर्ट ले गए, पोर्ट्स ले गए, हर बिजनेस में उनका हाथ है। हर व्यापार में आपको अदानी जी दिखेंगे। मगर अगर यहां एक युवा है
जो कोई सपना देख रहा है, आपका नाम क्या है? हाँ आप नहीं, जो लाल शर्ट वाले, हाँ गुलाबी शर्ट वाले आप, हाँ हाँ भाई आप, हाँ हाँ श्रीमान दीवान। मगर अगर दीवान छोटा बिजनेस खोलना चाहे, अदानी जी के बेटे के लिए बैंक के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। लाखों करोड़ रुपए, 14 लाख करोड़ हिंदुस्तान के 3, 4, 5 सबसे बड़े उद्योगपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने माफ किया। भैया आपका कितना कर्जा माफ किया? दीवान जी, नरेंद्र मोदी ने आपका कितना कर्जा माफ किया? 1 रुपया नहीं किया। आप अगर बैंक के पास जाओगे, कहोगे भैया मैं बिजनेस चालू करना चाहता हूं, आपको कहेंगे भैया आप अदानी के बेटे नहीं हो, परे हो जाओ, आपको 1 पैसा नहीं मिलेगा। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। 100, 200, 300 लोग हैं, उनके लिए सारे बैंक के दरवाजे खुले हैं, लाल कालीन लग जाता है। और हमारे युवा जाते हैं, कहते भैया मैं व्यापार करना चाहता हूं, मैं छोटी सी कंपनी चलाना चाहता हूं, कहते नहीं, दीवान जैसे लड़कों को 1 रुपया नहीं देंगे। क्यों? आपने क्या गलती की? आप में क्या कमी है? आदिवासी के बेटियों में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। तो ये हमें बदलाव लाना है। ये 2-3 लोगों का हिंदुस्तान नहीं है, ये करोड़ों लोगों का हिंदुस्तान है और इसमें सबको भागीदारी मिलनी चाहिए। तो ये मैं आपसे कहने आया था। एक चीज की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, मध्य प्रदेश में सरकार आएगी, यहां पे जाति जनगणना शुरू हो जाएगी, दिल्ली में सरकार आएगी, जाति जनगणना शुरू हो जाएगी और हम ओबीसी वर्ग को, दलित वर्ग को, आदिवासी वर्ग को साफ बता देंगे आप में आपकी आबादी हिंदुस्तान में कितनी है और आपका हक कितना बनता है, साफ बता देंगे आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं जिला कांग्रेस की ओर से आदरणीय राहुल जी, सुरजेवाला साहब और कांग्रेस परिवार सभी आए हुए साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और जितने भी लोग